हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग भी बोलते हैं इसको, फाउंड्री भी बोलते हैं और फॉन्डिंग भी बोला जाता है। एक ही सब्जेक्ट का नाम है ये, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर है। बहुत ही हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फाउंड्री के जो बेसिक स्टेप्स हैं ना, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आप मुझसे पूरा फाउंड्री सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो पूरे डिटेल में, और फाउंड्री के अलावा मेटलर्जी के बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो सिंपली आप को ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक में आप जैसे ही क्लिक करोगे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं ये बता दूं कि पहले के कंपेयर में मैंने कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैंने कॉस्ट रिड्यूस कर दिया है। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में पहुंच जाओगे। वहां से आप ये मेटलर्जी एजुकेशन का जो ऐप है ना, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप जैसे ही लॉगिन करोगे, आप सबसे पहले आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट मेटलर्जी वाला कोर्स मिलेगा। इसके अंदर लगभग अभी 12 से 13 सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा हर मैं 10 से 15 दिन में नए नए सब्जेक्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली एक बार परचेस करना है, उसके बाद जो भी नए सब्जेक्ट आएंगे ना, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा, उसी में जुड़ जाएगा। आप लगातार मतलब वो सब्जेक्ट भी देख पाओगे, ठीक है। तो इसका कॉस्ट पहले था 500 रुपीज़ था पर मंथ, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया है 300 रुपीज़ पर मंथ में। और मल्टीपल वैलिडिटी भी दे दिया है। अगर एक मंथ के लिए लेना चाहते हो तो 300 रुपीज़ में आ जाएगा। अगर 4 मंथ के लिए लेना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ में आप 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ ले सकते हो। और अगर 1 ईयर की वैलिडिटी लेनी है तो फिर 2500 रुपये में आप 1 ईयर के लिए भी ये कोर्स अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। और एक साल के अंदर तो मुझे लगता है अभी 12-13 सब्जेक्ट है, आपको 20 से 25 सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिलेगा इसमें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल 12 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, जो भी सब्जेक्ट ऐड होगा हर 15 दिन में, जो भी सब्जेक्ट ऐड होगा वो आप पढ़ पाओगे। जैसे अभी फाउंड्री ऐड हुआ है, वैसे ही मैं फेरस नॉन फेरस वाला ऐड करूँगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स को ऐड करना है कुछ दिन में, तो सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और कॉस्ट मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया, इससे और कॉस्ट रिड्यूस हो नहीं सकता है। भले हो सकता है फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ जाए, तो आप जल्दी से इस कोर्स को अवेल कर लो। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कॉस्ट भी मैंने कम कर दिया, पहले 250 था, वो अब ओनली 200 रुपीज़ हो गया है फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल सब्जेक्ट जो है ना मेटलर्जी वाला, वो अवॉइड करें, ताकि आप अपने मन मुताबिक जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो ना, वो आप पढ़ सको, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कास्टिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे। क्या मतलब बेसिक स्टेप्स होते हैं फाउंड्री का, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ओवरऑल एक पिक्चर आपके सामने रहेगा। उसके बाद जब हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ना, तो इससे आप रिलेट कर पाओगे कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इससे आप एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से या एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से आसानी से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर पूरा देखो, ठीक है। अब बात आती है कि फाउंड्री प्रोसेस जो है वो क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाउंड्री एक्चुअली में है क्या। तो देखो, फाउंड्री तो एक्चुअली में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है मेकिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल। मतलब कोई कोई आर्टिकल बनाना, कोई सामान बनाना, ठीक है, कोई फिजिकल चीज़ बनाना, इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। इसके अलावा बहुत सारे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, जैसे कि जो मेटल वर्किंग प्रोसेस है ना, जितने भी रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, डीप ड्राइंग, ये सब भी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। उसको मेटल शेपिंग प्रोसेस बोलते हैं, उससे भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेल्डिंग होता है, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, जितने भी टाइप की वेल्डिंग है, ठीक है, वो सब भी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। फिर जो मशीनिंग प्रोसेस है ना, मशीनिंग मतलब जिसमें हम लोग सरफेस को फिनिश करते हैं या ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आता है, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। इसके अलावा मोल्डिंग है ना, ये सब है। ये जितने भी प्रोसेस से हम लोग कोई नया पार्ट्स बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। जिसमें से कास्टिंग उसमें से एक है। अभी जो कास्टिंग है ना, वो ह्यूमन के लिए बहुत ही मतलब पहले से पता है ना, बहुत ही मतलब बहुत पहले से ही ह्यूमन इसके बारे में जानते हैं, कास्टिंग के बारे में। जब से मतलब आयरन और स्टील बनना चालू हुआ, मतलब जब से हमने मेटल को मेल्ट करना चालू किया है या ओर से एक्सट्रैक्ट करना चालू किया, तब से हमको फाउंड्री के बारे में पता है।
है ना। फाउंड्री मतलब क्या है, सिंपली क्या है, एक तरह से बोला जाए तो कास्टिंग को क्या बोल सकते हो कि एक तरह से सिंपल, जैसे आप घर में भी करते हो ना, फ्रिज में बर्फ़ जमाते हो, ठीक है। घर में बर्फ़ जमाने के क्या क्या करते हो, एक आइस क्यूब का वो आता है प्लास्टिक का, उसमें आप पानी डाल देते हो, फिर फ्रीजर में रख देते हो, अगली सुबह देखते हो कि उसमें बर्फ़ जम गया है। तो ये भी एक क्या हो गया, कास्टिंग प्रोसेस हो गया। तो सिंपली यही है, कास्टिंग मतलब क्या होता है, पोरिंग मोड, इसका मतलब क्या होता है, pouring metal into a refractory mold cavity and allows it to solidify। सिंपली आप क्या, हम क्या कर रहे हैं, मोल्ड में मोल्टन मेटल को डाल रहे हैं और उसको हम उसमें सॉलिडिफाई कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन है फाउंड्री का, सिंपली यही है फाउंड्री, है ना। अब ये जो मोल्ड जो आप जिसमें डाल रहे हो, तो मोल्ड का जो भी शेप होगा वो मेटल वो शेप ले लेगा। तो आप जिस शेप का चाहो, जैसा भी चाहो, आप मेटल को बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कास्टिंग। तो जैसे मैंने बताया कि ये सबसे मतलब पुराना टेक्निक है, ये हम बहुत पहले से ही कास्टिंग प्रोसेस के बारे में जानते आए हैं, ठीक है। तो पहले कास्टिंग तो बहुत सिंपल होता था, लेकिन अभी अभी के टाइम पे क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, जिससे हम कोई भी टाइप का जो पार्ट्स है, कितना भी इंट्रिकेट शेप का हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड शेप का हो, किसी भी साइज़ का हो, हम आज के समय में बड़ी आसानी से कास्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं, वो पार्ट्स बना सकते हैं कास्टिंग से, ठीक है। मशीन प्रोसेस से भी आ गया, हैंड से भी बना सकते हो, जैसे भी चाहो, मतलब बहुत ही प्रोग्रेस हो चुका है कास्टिंग में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख लेते हैं, बेसिक स्टेप्स देख लेते हैं कास्टिंग का, है ना। कास्टिंग का बेसिक स्टेप्स कैसे शुरू करते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको अगर हम बेसिक स्टेप्स को समझ गए ना, तो जब हम डिटेल से जाएंगे ना, तो हर स्टेप्स को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आप एक दूसरे में रिलेट कर पाओगे बड़ी आसानी से, है ना। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, इस पे ध्यान ना दीजिए, इसमें क्या बीच बीच के स्टेप्स छूट गया नोट्स में, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होगा ना, वो है होता है पैटर्न मेकिंग का। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, पैटर्न मेकिंग। मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैटर्न बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि पैटर्न क्या है, तो पैटर्न कुछ नहीं होता है, पैटर्न इज ए रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट। मतलब मुझे जैसा प्रोडक्ट बनाना है, वैसे ही मेरे पास एक सेम टू सेम क्या होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो, मुझे एक मूर्ति बनानी है, ठीक है। क्या बनाना है, मुझे एक मूर्ति बनाना है, तो ऑलरेडी मेरे पास वैसा बना हुआ एक मूर्ति होना चाहिए, ताकि मैं उसको रेत में डालूंगा, है ना। रेत में डाल के जब मोल्ड बनाऊंगा तब, है ना, जब मेरे पास ऑलरेडी वैसा मूर्ति होगा तभी जाकर मैं उसको रेत में मोल्ड बना पाऊंगा ना, ठीक है। तभी तो वो ऐसा मोल्ड कैविटी बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी आप जैसा पैटर्न, जब भी जो भी आप कास्टिंग बनाना चाहते हो ना, सेम उसी का जो रिप्लिका होता है वो पैटर्न होता है। जैसे मुझे मान के चलो ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना है, ये मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के मुझे क्या चाहिए, ऐसा मुझे मोल्ड कैविटी बनाना है जिसमें मैं मेटल को पोर कर सकूं, है ना। ऐसा मोल्ड कैविटी रहेगा तभी तो मैं उस मेटल में पोर करूँगा ना। तो मोल्ड कैविटी बनाने के लिए मुझे एक पैटर्न चाहिए, ठीक है। तो पैटर्न क्या होगा, सेम ऐसे ही शेप का होगा, इसी का रिप्लिका होगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पैटर्न मेकिंग का होता है ना। अब पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के पैटर्न होते हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो इसका एक अलग ही चैप्टर है, तो पैटर्न मेकिंग हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके आने वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है कास्टिंग का, पैटर्न मेकिंग होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे, दूसरा स्टेप जो होता है ना वो, अगर आप सैंड कास्टिंग कर रहे हो, ज़्यादातर केस में हम सैंड कास्टिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सैंड कास्टिंग कर रहे हो तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, आपको सैंड को सिलेक्शन करना होगा। सैंड सिलेक्शन मतलब किस टाइप का सैंड आप उपयोग करोगे कास्टिंग में, ठीक है। उसके बाद होता है सैंड की टेस्टिंग। सैंड का टेस्टिंग भी करना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो एक्चुअल में फाउंड्री के लायक है कि नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरीके का सैंड ला के उसमें आप फाउंड्री में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। स्पेशल टाइप का सैंड आता है, सैंड मतलब रेत, है ना। तो स्पेशल टाइप का आता है, तो उसका हमको क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर टेस्टिंग करना पड़ता है कहीं क्वालिटी का है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, मिक्सिंग करना पड़ता है। अब देखिए, बहुत सारे एडिटिव्स हम डालते हैं, जैसे बाइंडर डालते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं, सैंड में मिक्स करते हैं, ताकि आगे जो आप जब आप मोल्ड बनाओगे तो बहुत अच्छे से बने।
तो सेकेंड स्टेप ये होता है सैंड का सिलेक्शन, टेस्टिंग और सैंड का प्रॉपर मिक्सिंग या बोल सकते हो सैंड प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है ना वो होता है आपका मोल्ड मेकिंग। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका? मोल्ड मेकिंग। आपको अब एक्चुअली में अब क्या बनाना है? मोल्ड बनाना है। किसकी मदद से बनाओगे? पैटर्न और सैंड की मदद से आपको बनाना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि इसको अगर आप डिटेल से समझोगे तो आने वाला जो लेक्चर है आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे देखिए हमको मोल्ड बनाना है। मोल्ड एक्चुअली में क्या होता है ना, मोल्ड जैसे आपको सिंपली फ़ोटो में पहले दिखा देता हूँ। ये देखो ये एक मोल्ड है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये क्या है कि मोल्ड है। इसमें देखो ये वाला जो कलर है ना, ये जो कलरिंग किया गया है, ये वाला पार्ट क्या है? कैविटी, ये खाली जगह है मान के चलिए। ये वाला पार्ट क्या है आपका? खाली जगह है जिसमें मेटल भी फिल होने वाला है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इसमें मेटल में फिल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इसमें हम कर रहे हैं फिल, तो ये जा रहा है पूरे जो जो खाली जगह है, ये पहले भी क्या है? कैविटी, खाली जगह है। तो जैसे ही मेटल डालेंगे इसमें पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। फिल हो जाएगा, फिर कुछ समय तक हम इसको छोड़ देंगे तो इसी में सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर बाद में हम इसको तोड़ के बाहर निकालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट किस तरह से बन जाएगा? ऐसे सेम टू सेम आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको बनाना क्या है? मोल्ड बनाना है। और मोल्ड में क्या होता है? मोल्ड कैविटी होता है, खाली जगह होता है, उसी में जाके मेटल फिल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग घर में जो बर्फ़ जमाते हो ना, जो प्लास्टिक का जो रहता है, वो भी एक तरह से क्या है? मोल्ड है। बहुत सिंपल सा मोल्ड है, वो परमानेंट मोल्ड है, उसको हमको बनाना नहीं पड़ा है। वो प्लास्टिक का है, पहले से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मेटल के लिए हमको रेत का, सैंड का बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए मोल्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? मोल्ड बॉक्स चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? मोल्ड बॉक्स। सिंपली मोल्ड बॉक्स ऐसे क्या होता है कि मोल्ड बॉक्स जो है वुड का भी बन सकता है, आपका मेटल का भी बन सकता है। सिंपली इस तरीके से रहता है मोल्ड बॉक्स, ऐसा, है ना। ये आर पार पूरा वो रहता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं रहता है रुकने का, ठीक है। ऐसा आता है मोल्ड बॉक्स। अब मोल्ड बॉक्स से आपको क्या बनाना है? मोल्ड मोल्ड बनाना है या मोल्ड कैविटी बनाना है, ठीक है। तो जो मोल्ड बॉक्स होता है ना वो दो पार्ट में आता है, दो, है ना। एक दो पार्ट मतलब एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, ठीक है। तो जो नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्रैग पोर्शन, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कोप पोर्शन। जैसे यहाँ पे देखो इसमें ये ड्रैग है और इधर क्या है? ये कोप है। फिर दोनों को हमने एक के ऊपर एक रख दिया तो एक पूरा क्या बन गया? एक एक मोल्ड बन गया। तो ये नीचे वाला आपका कोप है और ऊपर वाला आपका क्या है? ड्रैग है, ठीक है। किसी किसी केस में बीच में भी एक हो सकता है, कोप और ड्रैग के बीच में भी एक मोल्ड बॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका जो कास्ट जो आप कर रहे हो जो प्रोडक्ट वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर दो से काम नहीं चल रहा है कोप और ड्रैग से, तो बीच में एक और मोल्ड बॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको क्या बनाना है? मोल्ड बनाना है। तो मोल्ड बनाने के लिए क्या करते हैं ना, जो ड्रैग वाला पोर्शन है, ड्रैग वाले पोर्शन को ना एक एक बोर्ड रहता है, बोर्ड के ऊपर ऐसे उल्टा करके रख देते हैं। उल्टा करके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो इसका जो अलाइनमेंट पिन है ना, ये जो ड्रैग का अलाइनमेंट पिन है वो कोप से मिलेगा, तो इसका सीधा ऐसे है, ये सीधा है। लेकिन हमको शुरू में क्या बनाना है? फर्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है? ये ड्रैग पोर्शन को उल्टा करके आपको ऐसे रख देना है, किसी बोर्ड के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर आपको रख देना है। उसके बाद आपका जो पैटर्न रहेगा उसको आपको रखना है सबसे पहले, ठीक है। जो भी पैटर्न रहेगा उसको आपको रखना है। ये पैटर्न को मैंने रख दिया। पैटर्न रखने के बाद इसके ऊपर एक पार्टिंग सैंड सैंड होता है, उसको छिड़क देना है इसके ऊपर पूरा पार्टिंग सैंड को। वो पार्टिंग सैंड क्या करता है ना, जो जो एक्चुअल जो सैंड होगा, मोल्डिंग सैंड और पैटर्न को चिपकने नहीं देता है, ठीक है। तो इससे जब हम पैटर्न को जब बाहर निकालेंगे तो बड़ी आसानी से वो बाहर निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे? पार्टिंग सैंड थोड़ा सा छिड़क देंगे। उसके बाद जो मेन हम सैंड जो प्रिपेयर कर चुके हैं, मोल्डिंग सैंड जो प्रिपेयर हो चुका है ऑलरेडी, उसको ला करके इसके ऊपर सैंड को डाल देंगे। सैंड को डाल करके अच्छे से रैमिंग कर देंगे, अच्छे से उसको, मतलब हो तो लकड़ी से उसको, और रैमिंग करना मतलब समझ रहे हो, उसको अच्छे से पैक कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सैंड डाल के अच्छे से रैमिंग कर देंगे पूरा। इस तरह से पूरा ऊपर तक अच्छे से रैमिंग कर देंगे, ठीक है। और ऊपर में जितना भी रेत है उसको हटा लेंगे। एक बोर्ड आता है उसके थ्रू एकदम ये बराबर से सैंड होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसको हम एकदम बराबर से इसको सैंड को ऊपर से हटा लेंगे।
ये अच्छे से क्या कर लिए, हम रैमिंग कर लिए, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पलट देंगे, अब हम इसको पलट देंगे, सीधा कर देंगे। तो सीधा कर दे तो ये देखो, ये जो अलाइनमेंट पिन है नीचे था वो ऊपर आ गया ऐसे, और पैटर्न जो नीचे था ऊपर आ गया, ठीक है ना। ये हम लोग इसको पलट दिए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जो जो आपका कोप पोर्शन है उसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर क्या रखेंगे, मोल्ड बॉक्स का कोप पोर्शन को रख दिया ऐसे, इसके जस्ट ऊपर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब क्या करेंगे, अब जो पैटर्न का फर्स्ट हाफ इसमें रखे थे, है ना, तो सेकंड हाफ किस में रखेंगे, इसमें। अब देखो पैटर्न भी ना अलग अलग टाइप का आता है, एक सिंगल पीस पैटर्न आता है, तो सिंगल पीस पैटर्न है तो पूरा सिंगल पीस पैटर्न यहीं पे रहेगा कोप पोर्शन पे, है ना, सॉरी इसमें नीचे वाले पोर्शन में ड्रैग पोर्शन में रहेगा, ठीक है। तो कोप पोर्शन में कोई पैटर्न रहेगा नहीं, क्योंकि वो सिंगल पीस का पैटर्न है। लेकिन अगर 2 पीस पैटर्न है, मतलब पैटर्न 2 भाग में है, तो फर्स्ट जो पार्ट है पैटर्न का यहाँ पे रहा ड्रैग में, तो सेकेंड पार्ट कहाँ जाएगा, इसमें, यहाँ पे इसमें फिट हो जाएगा ऐसे। मतलब जो पैटर्न रहता है ना, पैटर्न में भी पिन लगा होता है यहाँ पे, जैसे ये आपको मान के चलो जिसमें इसमें पैटर्न है इस तरीके से, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये आपको मान के चलो सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे पिन लगा होता है ताकि अच्छे से अलाइन हो जाए, पैटर्न अच्छे से अलाइन हो जाए इसके ऊपर। तो ये पिन को हम जाके ऐसे मैच कर देंगे, तो इसके ऊपर जो है जो पैटर्न का सेकेंड पार्ट है ऊपर रख देंगे और पिन को अच्छे से ऐसे मैच कर देंगे, यहाँ पे पिन लगा होता है, ठीक है। ये कर लिए। अब आपको क्या करना है ना, कोप पोर्शन में ये स्क्रू और राइज़र लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए स्क्रू पिन और राइज़र पिन आता है। मतलब अगर आप इसके ऊपर एक चीज़ जूम करूँ, अगर इसका पूरा सैंड डाल दिए तो मोल्ड कैविटी तो अंदर रह जाएगा ना, मेटल डालने का जगह ही नहीं बचेगा। उसके लिए मेटल डालने के लिए हमको जगह बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्रू पिन होता है, लकड़ी का ही रहता है ऐसे, उसको ऐसे रख देंगे, स्क्रू पिन को ऐसे सीधा रहता है एकदम, ठीक है। उसके अलावा एक राइज़र पिन होता है, तो राइज़र करके एक और आता है, लकड़ी एक और आता है राइज़र के लिए, तो इसको यहाँ रख दिए। तो ये हम दो रख दिए, स्क्रू पिन और राइज़र पिन। अब इसके ऊपर सैंड रैमिंग चालू करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे सैंड डालेंगे उसको और पूरा रैमिंग कर देंगे, अच्छे से रैम कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब रैमिंग करने के बाद क्या करेंगे ना, ये जो पोरिंग के लिए हमने वो डाला था पोरिंग पिन, उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालोगे तो क्या बन गया, एक रास्ता बन जाएगा मेटल को जाने का। और ये जो राइज़र पिन था उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर क्या करेंगे, कोप और ड्रैग पोर्शन को अलग अलग कर लेंगे। मतलब ऐसे एक कोप पोर्शन को कर लिए उसमें, और ड्रैग पोर्शन को अलग कर लिए। अब क्या करेंगे, हम पैटर्न को निकालने का काम करेंगे, क्योंकि मोल्ड कैविटी बनाना तो पैटर्न को निकालना है। तो कोप और ड्रैग पोर्शन को अलग अलग करके फिर से पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। पैटर्न को हम क्या कर लेंगे, पूरा बाहर निकालेंगे, तभी तो मोल्ड कैविटी बनेगा। सबको बाहर निकाल लिए। अब फिर से पैटर्न को बाहर निकालने के बाद फिर से कोप और ड्रैग को एक ऊपर एक रख देंगे, नीचे आपका ड्रैग रहेगा, ऊपर आपका कोप रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग पैटर्न अब बाहर निकाल चुके, अब क्या बन जाएगा, वहाँ पे मोल्ड कैविटी बन जाएगा। तो ये देखो जो पैटर्न था वहाँ पे क्या बन गया, आपका कैविटी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो पिन लगाया था ना, स्क्रू पिन, उसको भी हमने निकाल लिया, तो वो भी एक जगह बन गया, एक रास्ता बन गया मेटल को जाने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो स्क्रू पिन लगाते हैं तो यहाँ पे एक रास्ता भी बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्क्रू पिन लगाया तो मोल्ड कैविटी तक जाने के लिए एक रास्ता बनाते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रनर। ये होता है स्क्रू और इसको बोलते हैं रनर। मतलब स्क्रू से मोल्ड कैविटी तक जाने के रास्ते को बोलते हैं रनर। तो यहाँ पे हम लोग रनर बनाते हैं, रनर या गेट बोलते हैं। रनर और गेट दो टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग सिस्टम में डिटेल से, ठीक है। उसके बाद इधर राइज़र होता है, ठीक है। अब आपका प्रिपेयर हो चुका है मोल्ड। अब आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब आपको मेटल को क्या करना है, मेल्ट करना। जिस भी मेटल को आपको इसमें पोरिंग करना है वो मेटल को मेल्ट कर लेना है ना। अब सिंपली आप इसमें पोर कर दो। आप मेटल को कहाँ से पोर करोगे, यहाँ से पोरिंग बेसिन से पोर करोगे, इसमें मतलब डालोगे मेटल को, ठीक है। अब जैसे ही डालोगे यहाँ पे ये मेटल जाएगा मोल्ड कैविटी में, मोल्ड कैविटी फिल हो जाएगा। उसके बाद ये राइज़र पे ऊपर चला जाएगा। तो ये राइज़र हम क्यों लगा रहे हैं, राइज़र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राइज़र बताता है कि मोल्ड कैविटी अंदर पूरा फिल हो चुका है। अगर आप ये राइज़र नहीं लगाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोल्ड कैविटी भरा है कि नहीं भरा है।
इसलिए जब यहाँ से मेटल डालते हैं तो पहले मोल्ड कैविटी फिल होता है, उसके बाद ये ऊपर यहाँ से राइज़र से मेटल बाहर आता है। तो अगर मेटल राइज़र से बाहर आ गया मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका मोल्ड कैविटी क्या हो चुका है, पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, और राइज़र के और बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइज़र, फिर इसको भी हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। ये पूरा गेटिंग सिस्टम का पार्ट है, स्प्रू हो गया, रनर हो गया, गेट हो गया और ये पोरिंग मशीन हो गया, वो पूरा एक अलग टॉपिक हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट में हॉलो सेक्शन चाहिए, हॉलो सेक्शन मतलब जैसे ये मान के चलो एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरीके से मुझे हॉलो सिलेंडर बनाना है, ऐसे मान के चलो, ऐसे मुझे एक हॉलो सिलेंडर बनाना है। इस हॉलो सिलेंडर में क्या है, ये बीच वाला पोर्शन खाली ये हॉलो हो गया ना। तो अगर इस टाइप का आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है ना, प्रोडक्ट में कोई हॉलो सेक्शन चाहिए या कहीं पे ऐसा कुछ चाहिए, तो आपको एक और नया चीज़ ऐड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कोर। कोर मतलब जहाँ पे आपको हॉलो सेक्शन चाहिए वहाँ पे एक और रेत का बना हुआ एक हमको लगाना पड़ता है। जैसे मुझे बीच में हॉलो सेक्शन चाहिए, हम चाहते हैं कि वो जगह खाली रहे, मतलब उसमें मेटल फिल ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मोल्ड कैविटी मान के चलो, ये पूरा मोल्ड बॉक्स है ना, और ये आपको मान के चलो ये कैविटी है, सिलिंड्रिकल कैविटी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेटल डालने के लिए डालना है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं रखोगे तो पूरा सॉलिड बन जाएगा ना, हॉलो सिलेंडर नहीं बनेगा, प्रॉपर पूरा वो सिलेंडर बन जाएगा, कॉम्पैक्ट सिलेंडर बन जाएगा, मतलब कोई भी हॉलो सेक्शन नहीं रहेगा। आपको हॉलो सेक्शन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में एक और रेत का वो बना के ऐसे डालना पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं कोर। कोर आपको अलग से डालना पड़ेगा, मोल्ड कैविटी बनाने के बाद आपको कोर अलग से वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ताकि अब जब आप मेटल पोर करो तो वो पोर्शन खाली रह जाए, वहाँ पे मेटल फिल ना हो, तब जाके आपको क्या बनेगा, इस तरीके से सिलिंड्रिकल पोर्शन बनेगा। ठीक है, तो आपको अलग से ऐड करना है कोर को। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। तो कोर मेकिंग एक अलग टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो पैटर्न मेकिंग अलग अलग टॉपिक हो जाएगा, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। पैटर्न कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख के पैटर्न अलग हो गया। दूसरा मोल्ड मेकिंग एक अलग पूरा टॉपिक हो गया। मोल्ड जैसे अभी तो मैंने आपको केवल ऐसी ब्रीफ में बता दिया है, डिटेल में और पढ़ेंगे। मोल्ड मेकिंग हो जाएगा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आपका सैंड वाला टॉपिक पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप का सैंड आता है, बहुत सारे टाइप का सैंड है, मोल्डिंग सैंड है, पार्टिंग सैंड है, लोम सैंड है, ये सब। फिर सैंड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या एडिटिव्स कितना डालते हैं, फिर सैंड की टेस्टिंग, वो एक अलग पूरा क्या हो गया पूरा टॉपिक हो गया सैंड के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बताया, गेटिंग सिस्टम, कैसे मेटल पोर करते हैं, कैसे मेटल अंदर जाता है, फिर कैसे राइज़र से बाहर आता है, वो हो गया पूरा गेटिंग सिस्टम। तो ये एक अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग टॉपिक वाइज हम पूरा समझेंगे इसको, फाउंड्री को। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है ना, बहुत से स्पेशल प्रोसेस भी आते हैं, स्पेशल प्रोसेस भी आते हैं फाउंड्री के, इसको हम लोग स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गया, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, है ना। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अलावा आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है, ठीक है, सेल मोल्ड कास्टिंग होता है, और भी बहुत सारे कास्टिंग, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस होता है, वो एक अलग टॉपिक हो गया, वो भी हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका मोल्ड कैविटी बन गया, आपको सिंपली क्या करना है, मेटल को डालना है। मेटल को डालने के बाद आपको उसको छोड़ देना है सॉलिडिफाई होने तक। फिर सॉलिडिफाई हो जाने के बाद सिंपली आपको सैंड को तोड़ करके अपना जो मेटल है उसको, जो प्रोडक्ट आपका बन चुका है उसको बाहर निकाल लेना है। सिंपली ये प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये आपका आपका ड्रैग पोर्शन है। यहाँ पे ये आपका क्या है, ड्रैग पोर्शन है, ये आपका कोप पोर्शन है। तो हमने इसको अलग अलग प्रिपेयर किया पैटर्न से। ठीक है, इसको अलग अलग प्रिपेयर किया हमने पैटर्न से, ये किया, फिर ये वाला प्रिपेयर किया। अब आपको बीच में मुझे हॉलो ये सेक्शन चाहिए, ये वाला सेक्शन में मुझे क्या चाहिए, मेटल फील्ड ना ऐसा चाहिए, तो मुझे कोर ऐड करना पड़ेगा। तो कोर ये भी ध्यान रखना पड़ता है, पैटर्न में इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कोर के लिए जगह होना चाहिए। तो वो पैटर्न ही ऐसे बनाया जाता है कि वो कोर के लिए जगह बना पाए। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो आपको कोर हमने ऐड कर दिया, तो याद देखो यहाँ पे कोर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये होता है कोर, है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये देखो, ये बीच में जो है ना उसको बोलते हैं कोर। ठीक है,
ये आपका होता है स्प्रू होता है, ये स्प्रू बोलते हैं इसको। स्प्रू के बाद वो जाता है रनर में, रनर के बाद जाता है गेट में, गेट के बाद मोल्ड कैविटी में, उसके बाद मेटल जाता है राइजर में। ये गेटिंग सिस्टम है पूरा, ठीक है। अब इसके अलावा और बहुत से टॉपिक है जो पढ़ेंगे, वो है आपका कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए, हम लोग चिल्स यूज़ करते हैं, ऐसा बहुत सारे चीज़ें वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा फाउंड्री में कौन कौन से इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिसको उपयोग करते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे, कौन कौन सा टूल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि गेटिंग सिस्टम क्या है, स्क्रू क्या है, रनर क्या है, मोल्ड बॉक्स क्या है, राइज़र क्या है, कोब ड्रैग क्या है, ठीक है, कोर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सीधा हम लोग देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज कास्टिंग के, ठीक है। तो कास्टिंग का सबसे पहले एडवांटेज देखो क्या दिया है, प्रोडक्ट कैन बी कास्ट एज वन पीस। सबसे बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि हम जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक पीस में कास्ट करते हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप हम सिंगल पीस में उसको कास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमको मतलब किसी तरीके से ज्वाइनिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की वेल्डिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंगल पीस में कास्ट करते हैं, है ना। तो ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज आप बोल सकते हो कि कास्टिंग जो है ना मोस्ट वर्साटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। वर्साटाइल क्यों है, क्योंकि आप इसमें किसी भी शेप का, चाहे सिंपल शेप का हो, एकदम कॉम्प्लिकेटेड शेप हो, है ना, साइज़ एकदम छोटा हो, साइज़ एकदम बड़ा हो, है ना, किसी भी टाइप का हो, आप उसको कास्टिंग कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो कोई भी प्रोडक्ट को आप कास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की कास्टिंग हो सकती है, भले कई बार वो इकोनॉमिकल नहीं होता है या उसकी क्वालिटी सही नहीं बन पाती कास्टिंग से, इसी वजह से हम रोलिंग फोर्जिंग हमको अलग से करना रहता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हर प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, आप कास्टिंग कर सकते हो, इसलिए बहुत ही वर्सेटाइल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें डिज़ाइन का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी डिज़ाइन के प्रोडक्ट को बना सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया ना, किसी भी शेप का, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप को आप इसमें कास्टिंग कर सकते हो, जो प्रोडक्ट है उसको आप बना सकते हो, ठीक है। यहीं पे देखो दिया है, वेरी हेवी एंड बल्कि पार्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। बल्कि पार्ट भी बन सकता है और एकदम छोटा पार्ट भी बन सकता है। यहाँ तक कि ज्वेलरी जो होती है ना, ज्वेलरी देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो भी कास्ट हो जाता है ना। और बड़े से बड़ा जो है पार्ट्स भी कास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मेटल डिफ़िकल्ट टू बी कास्टेड, डिफ़िकल्ट टू बी शेप्ड बाय अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे कि कास्ट आयरन का आप रोलिंग फोर्जिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ब्रिटल होता है। कास्ट आयरन का रोलिंग करने जाओगे ना, लोड लगाओगे वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। रोलिंग फोर्जिंग पॉसिबल ही नहीं कास्ट आयरन में, ऐसे बहुत सारे मेटल आते हैं। तो वैसे मेटल का आपको सिंपली कास्ट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसे मेटल का हम लोग कास्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होता है। देखो वर्साटाइल क्यों बोला मैंने, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना है या 1 लाख प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी करना है आपको, आप कास्टिंग कर सकते हो। चाहे मास प्रोडक्शन करना हो या सिंगल एक पीस भी बनाना हो, तब भी आप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, है ना। इसके अलावा कास्टिंग में हम बहुत सारी, आप डेवलपमेंट हो गया है तो हम लोग एक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। उससे क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, कास्टिंग की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए। थोड़ा सा यहाँ पे भी है एडवांटेजेस, देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री का भी आप बना सकते हो, वर्साटाइल है, जैसे मैंने बताया ना, स्मॉल से लेके लार्ज पार्ट बना सकते हो। इकोनॉमिकल है, वेस्टेज बहुत कम होता है मेटल का, हाँ ये भी ध्यान रखना। जैसे अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, रोलिंग फोर्जिंग वगैरह, उसमें मेटल का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे वेस्टेज थोड़ा कम है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होता है, कास्ट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है। जबकि जो रोलिंग फोर्जिंग होता है वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। रोलिंग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेंथ मिलेगा या अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टी, रोलिंग के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अलग मिलेगा। तो ऐसा इसमें क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, हर जगह प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज क्या है, लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर केस में। अभी भी क्या होता है कि जो मोल्ड मेकिंग है ना, वो
हाथ से ही किया जाता है, लेबर से ही किया जाता है, तो थोड़ा सा लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आजकल वैसे मशीन मोल्डिंग भी आ चुके हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कास्टिंग करना मतलब आपको मेटल को मेल्ट करना है। अगर आप मेटल ही मेल्ट नहीं कर पा रहे हो तो कास्टिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये है। डायमेंशनल एक्यूरेसी थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब हम एकदम छोटा पार्ट बनाते हैं ना, एकदम छोटे डायमेंशन का, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आप कास्टिंग करते हो तो काफ़ी सारे फैक्टर्स काम आते हैं वहाँ पे, क्योंकि मेटल मोल्टन कंडीशन से सॉलिडिफाई होता है, तो बहुत सारा जो है ना मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से एकदम एक्यूरेसी आना थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, खासकर एकदम छोटे थीन का अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर आपका डायमेंशनल टोलरेंस बहुत कम है तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश थोड़ा सा आप बोल सकते हो उतना अच्छा नहीं होता कास्टिंग के बाद, है ना। लेकिन जब हम फिनिशिंग करते हैं ना, मशीनिंग वगैरह, तो वो शेप में आ सकता है, बट सरफेस फिनिशिंग की थोड़ी एक दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अलाउंसेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसके अलावा जो सबसे मेन जो है यहाँ पे दिया नहीं गया है, सबसे जो मेन आपका डिसएडवांटेज है ना, वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी का। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। अब देखिए क्या होता है, जब हम कास्टिंग करते हैं ना, कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग से आपको क्या बनता है, डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर बनता है। अभी डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर क्या है तो आपको फिजिकल मेटलर्जी वाले सब्जेक्ट में मिलेगा, सॉलिडिफिकेशन वाले में ना, इसी में ही रह मिल जाएगा आपको। सॉलिडिफिकेशन वाले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया है डेंड्रिटिक शेप का। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, जब मेटल सॉलिडिफाई होता है ना, तो ऐसे ऐसे डेंड्राइट शेप बन जाते हैं, जो ग्रेन्स ऐसे डेंड्रिटिक फॉर्म में बन जाते हैं, है ना। अब इस डेंड्राइट में देखो क्या कॉर्नर्स होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं। तो शार्प कॉर्नर क्या करते हैं ना, क्रैक को प्रमोट करते हैं। तो जिस भी मेटल में अगर डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर है तो मेटल जनरली ना ब्रिटल होता है, क्योंकि उसमें क्रैक जल्दी आता है। ठीक है, तो कास्टिंग में क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से जो कास्ट प्रोडक्ट है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे रोलिंग और फोर्जिंग की होती है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी जो है कास्ट प्रोडक्ट की नहीं होती है, खासकर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, है ना। जब हम इसी को रोलिंग फोर्जिंग कर देते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो टूट जाता है। जब हम लोड लगाते हैं ना हाई टेम्परेचर में, तो डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, इसका जो कॉर्नर्स होता है, शार्प कॉर्नर, वो टूट जाते हैं, जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा देखना कि जो रोल्ड और फोर्ज प्रोडक्ट जो होते हैं, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है हमेशा बेटर होगी कास्ट प्रोडक्ट से। ठीक है, वही प्रोडक्ट आप कास्टिंग से बनाओ, जैसे सिंपली ये रॉड आप कास्टिंग से बनाओ, और सिंपली वही उतने ही डायमेंशन का रॉड आप रोलिंग या फोर्जिंग से बनाओ, तो आप देखोगे कि रोलिंग और फोर्जिंग से जो बनाया गया प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो इसी के कारण होती है, डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर के कारण होती है। ओके, तो ये होगा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब कौन कौन से पार्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन, तो जैसे मैंने बताया वैसे तो हर पार्ट कर सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसका हम कास्टिंग करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में इंजन को जो पूरा ब्लॉक आता है ना, चाहे वो बाइक का इंजन हो, कार का हो, या बड़े व्हीकल्स का हो, जो इंजन का जो वो आता है बाहर का पार्ट्स, वो पूरा आपका कास्टिंग से बना होता है। ठीक है, बेसिकली देखो कास्टिंग कहाँ कौन से प्रोडक्ट का होता है, ज़्यादातर ना जहाँ पे लोड डायरेक्टली नहीं लग रहा होता है, ठीक है, उस पोर्शन में ज़्यादा होता है। मशीन टूल स्ट्रक्चर है वहाँ पे रहता है, टरबाइन विंस है, मिल हाउसिंग है, वॉल्व्स है। ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो हेवी जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसका जो बाहर का जो पार्ट होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, सैनिटरी फिटिंग है, एग्रीकल्चर पार्ट्स है, ठीक है, ऑटोमेटिक एनर्जी एप्लीकेशन है, ये सब, ये देखो पार्ट्स, ये इंजन का पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका इंजन है। ठीक है, इंजन का जो बाहर का ब्लॉक होता है ना, वो है। ठीक है, ये आपका कास्टिंग से ही बनता है। फिर ये क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, ये भी इंजन का ब्लॉक है। ठीक है, ये BMW सिलेंडर हेड है। ठीक है, ये बाइक का देखो ब्रेक असेंबली है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे जो कास्टिंग से ही बनाया जाता है डायरेक्ट। ओके,
तो चलिए इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।